देखो, पहला था इजारेदारी। फर्स्ट सिस्टम वो इजारेदारी सिस्टम, पहला सिस्टम था इजारेदारी सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? इजारेदारी सिस्टम। दूसरा आपका आया परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा आपका आया रैयतवाड़ी। और चौथा था महालवाड़ी। क्लियर है? ये सीरीज थी इसकी, ठीक है ना। इजारेदारी सिस्टम जो था ये पहला जो इनका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, क्या नाम था? वॉरेन, वो लेके आया था। क्लियर है? इजारेदारी सिस्टम कौन लेके आता है? हेस्टिंग्स लेके आता है। हेस्टिंग्स का एरा 1772 से लेके 85 तक का रहा था। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद कॉर्नवालिस आ गया था, ठीक है ना। अब हेस्टिंग जब इसको लेके आया इजारेदारी सिस्टम को, तो उसने इजारेदारी सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम बना दिया कि इजारेदारी वाज लाइक अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिडिंग सिस्टम। ठीक है? अब जैसे मान के चलो इजारेदारी में क्या था कि ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, ठीक है। अभी इसको हम लोग मान लेते हैं कि यूपी से कौन है, कहां से हो यूपी में? इलाहाबाद से, ठीक है ना। मान लिया हमने कि इलाहाबाद की जमीन है, मान लिया फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? चावल की होती है, किसकी होती है आपके यहाँ? खेती ज्यादा किसकी होती है? गेहूं की होती है ना। तो हमने मान लिया यहाँ पे इलाहाबाद में ये एक टेरिटरी है, ये इलाहाबाद है पूरा, है। अब यहाँ पे पूरे इलाहाबाद के अंदर जितने भी खेत हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी गांव के अंदर है, किसी भी चीज के अंदर है, यहाँ पे जो ज्यादा खेती होती है वो किसकी होती है? इन्होंने माना वीट की होती है, चावलों की होती है, गेहूं की होती है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ का एक टेंटेटिव उन्होंने आइडिया लगा लिया, उन्होंने किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि इलाहाबाद के सभी खेतों से मिला के एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 100 किलो गेहूं आना चाहिए। ये एक टेंटेटिव आइडिया लगा लिया कि इलाहाबाद से टोटल हमारे पास गेहूं कितना आना चाहिए? 100 किलो, इलाहाबाद की सारी जमीन को लगा के। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या लगाया, इस जमीन की इन्होंने लगाई बोली। बोली बोले तो एक ऑक्शन लगाया, यहां पे जमीन का ऑक्शन। ऑक्शन के अंदर लोग क्या करेंगे? बिडिंग करेंगे। क्या करेंगे? बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे, है ना। तो ऑक्शन लगाया गया, ऑक्शन के अंदर 4 बड़े बड़े जमींदार आ गए, है ना। मिस्टर ए आ गया, मिस्टर बी आ गया, मिस्टर सी आ गया, मिस्टर डी आ गया। क्लियर है? ए कहता है कि सर मैं टोटल आपको कितना प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड है, किसान तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। वो कह रहा है सर मैं इस पूरे इलाहाबाद से मैं आपको 80 किलो गेहूं दे दूंगा। क्लियर है? बी कहता है सर 90 किलो तो मैं दे दूंगा, मुझे दे दो। सी कहता है सर 95। डी कहता है सर 100। जमीन किसके पास गई? डी के पास। उन्होंने डी को ये जमीन दे दी 5 साल के लिए। कितने सालों के लिए? कि भाई 5 साल तक जमीन तेरे पास रहेगी और हर साल हमें कितना आप गेहूं यहां से निकाल के देने वाले हो। अब वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है कि किसान क्या खाए? किसान की जमीन, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और वो बिल्कुल खत्म है। कई बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 90 किलो हुई, इस बार हुई नहीं 100 किलो, तो इसमें जमींदार का भी तो नुकसान हुआ। जमींदार को क्या मिला? जमींदार चाह रहा है कि 100 किलो तो मुझे ब्रिटिश को देने हैं, मैं कम से कम यहाँ पे 110 किलो तो करके जाऊं ताकि कुछ मेरे पास रहे। एग्जाम्पल चल रहा है ये, ताकि मैं उसको गांव वालों को बेच सकूं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर चल रहा है, लेकिन वो हर बार कामयाब नहीं हो रहा, तो उनके पास प्रॉपर टैक्स आ नहीं पा रहा है, जो उनको चाहिए था ब्रिटिशर्स को, वहां पे उनको नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने 5 साल वाली व्यवस्था 1780 में कर दी। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, कि भैया 1 साल के लिए जमीन देंगे, उसके ऊपर जमीन नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक की बात? उसके बाद 17 कहां गया वो, ओके, 1785 में हेस्टिंग्स का एरा खत्म। ठीक है? हेस्टिंग के बाद अगला बंदा कौन आता है यहां पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आ रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ रहा है। कॉर्नवालिस जब आता है तो कॉर्नवालिस आते के साथ ही सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करता है। तो इजारेदारी वाज दिस सिस्टम बट इट वाज क्लोज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो टोटल सिस्टम 4 थे, इसमें इजारेदारी का भी भूलना मत। बाकी तो आपने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, सब तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है ना। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, अगला था उसका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था बताओ, क्या सिस्टम था? इस कानून को और किस नाम से जाना जाता है? द परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज सनसेट लॉ। सूर्य बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज अब्सेंस ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदार अनुपस्थित का को बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। क्या
अमाउंट था इसके अंदर, इसमें दो पार्ट किए गए, एक ब्रिटिश कंपनी के पास रहेगा, एक जमींदार के पास रहेगा। कंपनी के पास कितना परसेंट रहेगा? कंपनी के पास कितना परसेंट रहेगा? उसी इलाहाबाद के 100 किलो का, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी वो हो रही। कंपनी ने मान लिया कि जी इलाहाबाद की जो जमीन मैंने इसको दी है, इसके ऊपर 100 किलो गेहूं का एक एवरेज है, तो मैं जो टैक्स लगाने वाला हूं 100 किलो गेहूं के हिसाब से लगाने वाला हूं। सीधी सी बात है, क्लियर है? क्या था रेशो बताओ? 18 में पूछा था क्वेश्चन मेंस में, गेहूं का नहीं, टैक्स का। कितना परसेंट कंपनी के पास रहेगा, कितना जमींदार के पास रहेगा? क्या सर? 40%। आप बताओ, वो रेतवाड़ी में चले गए आप रेतवाड़ी में चले गए, 40% महाल और रेतवाड़ी में चलेगा। क्लियर है? बताओ, ये तो एक्सप्लोइटेशन की जड़ थी, परमानेंट सेटलमेंट। सबसे ज्यादा तो एक्सप्लोइटेशन हुआ ही इसी में। रेतवाड़ी महालवाड़ी वॉज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू दी परमानेंट सेटलमेंट। कहीं ना कहीं बेहतर थे, इससे बेहतर नहीं थे, इससे सही थे। बताइए, कंपनी रखेगी 10/11, जमींदार रखेगा 1/11, ऑलमोस्ट 90% के आसपास कंपनी और सिर्फ 10% के आसपास जमींदार। लेकिन कितने का? कंपनी ने मान लिया 100 kg है, ठीक है, और कंपनी कह रही है कि 90 kg हमें चाहिए, ठीक है। लेट सपोज किसी भी कारण से प्रोडक्शन हुई ही 80 या 90, तो वो प्रोडक्शन जो हुई है उसका नहीं ले रहा है, जैसे 90 किलो ही, तो 90 का 10/11 नहीं लेगा, वो तो 100 का 10/11 लेने वाला है आपसे, जो उसकी एजम्पशन है वहां पे। अगर 50 भी हुई है तो 50 का नहीं लेने वाला है, उसे तो 90 किलो ही चाहिए आपसे वहां। अब जो आप नहीं कर पाए, है ना, इसको सनसेट लॉ क्यों बोलते हैं? कि ये देने के लिए आपको 1 साल का टाइम दिया गया। कितना टाइम दिया गया? अब आज मान लो, आज आपने मेरे से जमीन ले ली, मैं कंपनी हूं, ठीक है, आज क्या तारीख है वैसे? 4 है, नहीं, महीना कौन सा चल रहा है? 6/24, ठीक है। मैंने आज आपको जमीन दे दी 1 साल के लिए। अब मुझे 1 साल में, मैंने तो अपना एजम्पशन 100 किलो ले रखा है, कितना चाहिए मुझे? 90, 10/11 में मुझे 90 किलो चाहिए, राइट। तो मैंने आपको जमीन दे दी। अब मैं 4/6/2025 को शाम को 5 बजे तक का टाइम आपके पास है, ये एग्जैक्ट है, 5 बजे का ही टाइम दिया गया था, ठीक है ना। ये पूरे साल में 5 बजे तक आप मुझे इतना गेहूं दें, ठीक है। यदि नहीं दे पाएंगे तो इलाहाबाद की वो जमीन उठा के मैं किसी और जमींदार को दे दूंगा। तो इस कारण इसको क्या बोला गया? सनसेट लो। पहला पॉइंट समझ में आया? अब सपोज करो इलाहाबाद की जमीन, अभी तक तो इलाहाबाद के जमींदार के पास थी, अब इलाहाबाद की जमीन मैंने बंगाल के किसी जमींदार को दे दी जो मेरा खास था। इलाहाबाद की जमीन मैंने किसको दे दी? बंगाल में एक जमींदार को दे दी। जमींदार ले तो रहा है जमीन, क्योंकि ब्रिटिश को मना तो कर नहीं सकता, फायदा तो उसका ही था, लेकिन वो कह रहा है कि यार मैं कहां बंगाल से बार बार इलाहाबाद जाऊं, आऊं, वहां के लोग, वहां के लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्यों उनके चक्कर में पड़ूं। उसने क्या किया? उसने एजेंट्स हायर कर लिए, बंगाल में बैठे बैठे एजेंट्स के थ्रू इलाहाबाद में काम करवा रहे हैं। क्लियर है? इस कारण से सेंस ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट को क्या क्या बोलते हो आप? सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्यों बोलते हो? क्योंकि एक टाइम और डेट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हो इसको आप? अब्सेंस ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्योंकि जब जमीन किसी और को दे दी गई तो वो जमींदार ने यहां पे आने का, प्रायोरिटी को कभी भी फोकस किया ही नहीं। समझे? तीसरा था आपका रैयतवाड़ी। रैयत मींस किसान। रैयत मतलब क्या होता है? फार्मर। अभी जो जमीन थी, जमीन का मालिक किसको मान लिया गया? किसान को मान लिया गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें भी एक आ रही है कि आपने किसान को जमीन तो दे दी, लेकिन अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब आपने यहां पे बोल दिया कि फार्मर रखेगा 40%, सॉरी, फार्मर रखेगा 60%, कंपनी रखेगी 40%। कंपनी के पास 40 रहेगा, फार्मर के पास 60% रहेगा, ठीक है। लेकिन फार्मर कह रहा है भैया वो सब तो ठीक है, अभी तक तो हमारे ऊपर किसका राज था? जमींदार चल रहे थे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्रॉप को ग्रो कैसे करें, हम कल्टीवेट कैसे करें, किसी भी चीज को नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं थी। कंपनी ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमसे लोन ले लो। क्या ले लो? लोन ले लो। क्लियर? कंपनी ने किसको लोन दिया? किसानों को, और बोल दिया 60% तुम रख लेना, मैं कोई टेंशन मत दो, अपना काम करो बस, हमें तो आप 40% ये देते रहना, लेकिन हाँ लोन जो दिया इसका तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। क्लियर है? अब लोन का इंटरेस्ट और अमाउंट होता ही इतना था कि किसान कभी उसको वापस कर नहीं पाते थे। तो इन दैट केस कि अगर किसान मेरा लोन और मेरा इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा तो ये जो 40% है प्लस 40% और हो जाएगा। तो आपने वही 100 किलो आलू किए,
और आपने फिर 80 किसको दिए, और लेकिन आपका अमाउंट अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो 80 लेके जा रहे हैं, आप लोन भी उन्हीं का चल रहा है, इंटरेस्ट भी उन्हीं का चल रहा है। क्लियर है? ये रैयत वाली सिस्टम में था। उसके बाद एक सिस्टम कौन सा चला, महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या होता है, आपने वो मूवी देखी है लगान, है ना, वो महालवाड़ी सिस्टम के ऊपर थी कि पूरे गांव को उस जमीन का मालिक माना गया, यानी कि अब जो टैक्स लिया जाएगा वो गांव वालों से लिया जाएगा, उस पूरे गांव का जो सरपंच जो मुखिया होगा वो टैक्स के लिए लायबल हो जाएगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। वो बोलता था ना, वो दुगना लगान इसका था। गांव वाले क्या करेंगे, महालवाड़ी का मतलब होता है टैक्स टेकन फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, पूरे पूरे एरिया से टैक्स उनके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी। इनसे अपने को एक चीज क्लियर हो जाती है कि बाय फार्मर्स शुड ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ